तो हेलो, नमस्कार सभी को और वेलकम चैप्टर नंबर 15 में, चैप्टर नंबर 15 में। और आज हम इसमें करने वाले हैं विभिन्न संप्रेषण तकनीकों का शिक्षा में उपयोग। संप्रेषण तकनीकों का मतलब क्या होता है? प्रेषण आपने सुना होगा। प्रेषण का मतलब होता है टू सेंड, किसी चीज़ को भेजना। संप्रेषण का मतलब होता है किसी संवाद को, किसी आइडिया को, किसी विचार को भेजना। किसको भेजना? किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना। और सरल भाषा में इसका मतलब है कि अपनी बात को किसी दूसरे को बताना, यही संप्रेषण है। और हम इंसान लोग कितने तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं हमारे पास? हम लिखित में भी अपनी बात दूसरों को बताते हैं। किताब लिख देते हैं, दूसरे पढ़ते हैं तो लेखक के दिमाग में क्या था वो दूसरों को पता लग गया। हम बोलकर भी बताते हैं अपनी भाषा के माध्यम से, तो उससे दूसरा सुन लेगा और उसको पता लग जाएगा कि इसका विचार क्या है, इसका क्या सोचना है। और हम इशारों के माध्यम से भी बताते हैं, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम अपनी बात दूसरों को बताने के लिए, अपने आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित करने के लिए उपयोग करते हैं। और इसी के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव अपने विचार एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हाव भाव, इशारे, संकेत और भाषा का सहारा लेता है ना। हम अपनी बात और अपने विचार दूसरों को बताने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। विभिन्न संप्रेषण तकनीकों के समावेश से शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावशाली एवं सुग्राही बनाया जा सकता है। और अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी शिक्षा है, बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें इसका क्या उपयोग है, किस तरह से हम उसका यूज़ करके अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। तो इस बारे में आपका ये चैप्टर रहेगा। तो चलिए फिर देखते हैं। अब संप्रेषण का अर्थ और व्युत्पत्ति एवं परिभाषा हम देख लेते हैं। संप्रेषण हमने देख लिया वैसे तो, पर इसकी किताबी जो लैंग्वेज है उसमें हम देख लेते हैं कि किताबी भाषा में इसका क्या अर्थ है। तो संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। अंग्रेजी का कौन सा शब्द है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी मतलब क्या है? संप्रेषण। और संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अपनी बात दूसरों को बताना का पर्यायवाची है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई ही। कम्युनिस्ट लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस्ट। उससे अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा बना? कम्युनिकेशन। और इसका हिंदी मतलब है संप्रेषण, जिसका अर्थ है कॉमन या सामान्य। लैटिन भाषा का जो कम्युनिस्ट है, इसका अर्थ है सामान्य या कॉमन। यह परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान है। विचार या सूचना, आपको किसी दूसरे को अपनी बात बतानी है, अपनी थॉट्स उसको बतानी है, या कोई फैक्ट बताना है, कोई सूचना उसको देनी है, तो इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यही तो करते हैं बोलचाल में। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संप्रेषण किसको कहते हैं? किताबी भाषा समझने को तो हमने समझ लिया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द, संकेत, हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचार, तथ्यों तथा सूचना तथा प्रभावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, उसको भी संप्रेषण कहते हैं। और एक व्यक्ति, जैसे पूरी भीड़ अपने सामने बैठी हो, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है, उसको बोल रहा है, वो भी एक प्रकार से संप्रेषण ही है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द का उपयोग करके, संकेत का उपयोग करके, मैंने इशारे करके, या फिर हाव भाव, जैसे हाव भाव से भी तो पता लगता है सामने वालों को कि ये क्या सोच रहा है। तो इसको परिभाषा ये है संप्रेषण की। अब संप्रेषण वह प्रक्रिया है जो संकेतों को व्यवस्थित, चयनित तथा प्रसारित करके ग्रहणकर्ता के लिए संदेश को अर्थपूर्ण बनाता है। जैसे कार चलती है, ये क्या है? एक शब्द है। मैंने एक लाइन बोली और आप समझ गए ना कि कार चलती है। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये कार है, ये सड़क पे चल रही है, ये इसका मतलब है। लेकिन इसको मैं उल्टा पुल्टा कर दूं, चलती कार है, चलती कार है, इसका मतलब कुछ और हो गया। और यही है चलती कार, इसका मतलब थोड़ा अटपटा हो गया। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि व्यवस्थित करके, जो संकेतों को व्यवस्थित करके, एक अच्छी सी व्यवस्था में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको लगा करके इस तरह से बोलना कि सामने वाले को वो समझ आ जाए कि कहने वाले ने कहा क्या है। और ऐसा ना हो कि सामने वाला यही बोल दे बाप की बात सुन के कि अरे कहना क्या चाहते हो, है ना। तो अच्छे तरीके से बात कहने का मतलब
संप्रेषण होता है। अब इसमें हमने इस पॉइंट में, इस स्लाइड में 3 पॉइंट्स देखे। कम्युनिस लैटिन का शब्द है, कम्युनिस जिसका अर्थ क्या है, कॉमन या सामान्य, और उससे कौन सा शब्द बना इंग्लिश में, इंग्लिश का शब्द बना कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण, और इसका भी मतलब होता है विचारों की साझेदारी। तो ये हमने समझ लिया। अब हम संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं देखते हैं कि संप्रेषण में क्या क्या विशेषताएं होती है। संप्रेषण यानी कि बातचीत या अपनी बात दूसरों को कहने में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मानवीय संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। वातावरण मानवीय और सामाजिक मतलब ऐसा है कि अगर भाषा नहीं होगी तो समाज चलेगा कैसे, एक व्यक्ति दूसरे को अपनी बात बताएगा कैसे। यही एक सबसे बड़ा अंतर है हम में और पशु पक्षियों में। पशु पक्षी अपनी बात उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाते। हाँ, एक मोटा मोटा एक समझ होती है उनमें भी कि इस तरह से, मतलब अगर कोई मारता है कुत्ते को या किसी पशु को, तो वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति के आसपास नहीं रहना है, ठीक है, उस तरह का होता है। पर वो दूसरों को उतने अच्छे से नहीं बता पाता कि इसने मुझे पत्थर से मारा, कि लकड़ी से मारा, किस तरह से। वो भाषा एक तरह से उतनी डेवलप नहीं है। तो ये फ़र्क है हमें, इसी से समाज बना है, भाषा के आधार पर ही। यह एक जीवंत और सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं भाषा में। 1950 के समय में जो हिंदी भाषा थी वो आज के समय में नहीं है। 2026 में थोड़ा परिवर्तन हो गया उसके अंदर। आगे जब 2126 आएगा तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह ये चलती रहती है प्रक्रिया, जिसमें कई आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। और कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं उसको हम देख लेते हैं। एक है द्विपक्षीय प्रक्रिया। द्विपक्षीय में आप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दो पक्षों के बीच में ये प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं, एक सुनने वाला और एक समझने वाला, या जो सामने वाला होता है वो। तो एक पक्षीय, दूसरा पक्षीय। इसमें दो प्रमुख पक्ष होते हैं, संदेश भेजने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला। मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं संदेश भेजने वाला हूँ, और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप संदेश ग्रहण करने वाले हैं। दोनों की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। दोनों को ध्यान से सुनना जरूरी है संप्रेषण करने के लिए, तभी संप्रेषण पूरा होगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप एक साइड में अपना वीडियो चला करके सो रहे हैं, तो क्या मेरी बात आप तक पहुँच पाएगी? नहीं ना। तो इसलिए दोनों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है इसमें। अब ये आ गया द्विपक्षीय प्रक्रिया में। और दूसरी है सक्रिय भागीदारी, ये हमने यहाँ पे कर ही लिया है। संप्रेषण में दोनों पक्षों का सक्रिय होना आवश्यक है। बिना सक्रियता के संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता। प्रभावी होने का मतलब है जो काम करना था, जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होता है कि हमारी बात दूसरे तक पहुंच जाए, वो समझ जाए। वो समझेगा कैसे अगर वो सो रहा है या फिर एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, भाग नहीं ले रहा है। अब है गत्यात्मक प्रक्रिया। गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहती है। ऐसा नहीं कि दिन रात हम बोलते रहते हैं, दूसरों को बात कहते रहें, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि समय के साथ साथ बोलने का, भाषा बोलने का, अपनी बात दूसरों को कहने के तरीके बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। तो प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ विकसित होती रहती है ना। अब आज जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें बहुत सारे शब्द इंग्लिश भाषा के भी है। पर अगर मान लो 1250 में क्या ऐसा था क्या, ये इंग्लिश भाषा के शब्द हमारे देश में बोले जाते थे क्या? नहीं, क्योंकि हमारे वो ऐसा था ही नहीं, हमारी भाषा ऐसी नहीं थी। समय के साथ साथ इसमें बदलाव आ गए। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम शॉर्ट में बोलते हैं, समझ जाता है सामने वाला। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें लंबे लंबे वाक्य बोलने पड़ते हैं, और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसका मतलब गत्यात्मक प्रक्रिया है। अब अंत्य क्रिया एवं पृष्ठ पोषण का मतलब है कि एक व्यक्ति जो अपनी बात कुछ कह रहा है, सामने वाले ने सुना और उसने बोला कि मुझे तेरी बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। तो ये फिर से दोबारा बोलेगा, फिर कहेगा हाँ अच्छा ये अब ठीक है, मुझे समझ आ गया क्या कह रहे हो। तो पृष्ठ पोषण का मतलब है कि फीडबैक लेना। आपने कुछ कहा और सामने वाले ने आपको बताया कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, तो वो एक तरह से फीडबैक है, पृष्ठ पोषण है। उससे आपको पता लगा कि उसको तरीका, दूसरे तरीके से बात बतानी पड़ेगी, या फिर अपने शब्दों को और स्पष्ट करना पड़ेगा, तब वो समझेगा। तो इससे भी डेवलपमेंट होता है, इससे भी सुधार होता है बोलने में, अपनी बात दूसरों को कहने के तरीके में। परस्पर अंतःक्रिया, यही तो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, अंतःक्रिया मतलब आपस में एक तरह से, एक इस तरह से क्रिया करना कि हम एक दूसरे को समझ सकें। और पृष्ठ पोषण हमने देख ही लिया है कि उसको बार बार सुधार करना हर तरीके में। संप्रेषण की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वाला सुन रहा है कि नहीं, तो आप अपनी बात कह करके संतुष्ट नहीं होंगे कि उसको पता नहीं समझ आया है या नहीं। विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, संप्रेषण में शिष्टता एवं नम्रता का उपयोग आवश्यक है।
प्रभावशाली भाषा सामग्री और उचित वातावरण संप्रेषण को सफल बनाते हैं। शिष्टता और नम्रता से मतलब है कि आप गाली मत दें, किसी दूसरे को गलत शब्दों का उपयोग नहीं करें, उसको बुरा भला नहीं बोलें। और अब है संप्रेषण का चक्र। इस एक संप्रेषण के साइकिल को हम समझते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल को। इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश की शुद्धता और स्पष्टता के साथ साथ प्रसारित होना अत्यंत आवश्यक है। आपने बहुत अच्छे से मन लगाकर अपनी कोई बात कही लेकिन सामने वाले तक पहुंची नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, फेल हो गए आप। यह एक चक्रीय प्रक्रिया, चक्रीय का मतलब है एक साइकिल चलता है इसका। इसमें कई सारी कड़ियां हैं और उन सब कड़ियों का आपस में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा संप्रेषण सही से नहीं हो पाता है, जिसमें सभी चरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। तो अब देखते हैं कौन कौन से। देखिए, पहला चरण आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कोई बात, संप्रेषण कहाँ से शुरू होता है। संदेश भेजने वाले से। आपने अगर अपनी बात कुछ कहनी है तो सबसे पहले आप अपना मुंह खोल के बोलेंगे कुछ, तभी तो सामने वाले तक पहुँचेगी वो बात। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे हो गया संप्रेषण करता। विचार और संदेश को एनकोड करता है, यानी कि जो भेजता है, एक तरह से एनकोड या फिर बोल करके अपनी बात बताता है। फिर वो किसी न किसी माध्यम का उपयोग करेगा ना। हमने ऊपर देखा था ना, 3-4 माध्यम होते हैं। लिखित माध्यम, और लिख करके अपनी बात किसी को बोलना, फिर बोल करके बताना, या फिर इशारे करना, या फिर हाव भाव के माध्यम से। तो वो माध्यम होते हैं। अब आप जो भी माध्यम उपयोग करें वो भी इसमें इस संप्रेषण के चक्र की एक कड़ी होता है। क्या बिना माध्यम के, बिना किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम उपयोग करे बिना आप अपनी बात दूसरों तक कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। तो माध्यम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है ग्रहणकर्ता। आपने अपनी बात, अपना जो मैसेज है, अपनी जो भी विचार है आपने चुने, उसके बाद किसी एक माध्यम का उपयोग करके किसी को बोला। अब बात आती है सामने वाले पे, जिस तक वो मैसेज, आपका विचार, आपका संदेश पहुंचा है, जिसको आप अपनी बात कहना चाहते हैं, वो इस माध्यम का उपयोग करके वो उस भाषा को लेगा, उसको डिकोड करेगा। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि हिंदी बोलने वाले आप हैं, आपके सामने कोई फ्रेंच भाषा बोलने वाला है, उसको आप हिंदी में कुछ भी बोलते रहे, वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, मतलब समझ नहीं पाएगा कि आपकी इस शब्दों का मतलब क्या था, है ना। तो इसको डिकोड करना कहते हैं। तो ग्रहणकर्ता अगर नहीं है संप्रेषण कैसे होगा? आप अकेले में तो अपने आप से तो बातें करेंगे नहीं, बोल बोल के किसको बोलोगे आप, किसी को, अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। और माध्यम के बिना भी नहीं कर सकते। संप्रेषणकर्ता भी जरूरी है, माध्यम भी जरूरी है, और ग्रहणकर्ता भी जरूरी है। अब ग्रहणकर्ता ने बात आपकी सुन ली, आपने जिस भी माध्यम में उसको बात बोली, उसके बाद वो प्रतिक्रिया देगा। आपके जो विचार हैं उसको सुन करके अपनी राय रखेगा, अपने विचार प्रकट करेगा, है ना। और मान लो आपने उसको कहा कि चलो यार बाहर चल के कुछ खा के आते हैं, मान लो उदाहरण के लिए, किसी अपने दोस्त को, सहेली को बोला। उसने आपने हिंदी के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी भाषा के माध्यम से या हाव भाव से इसको इशारा करके बोल दिया। ग्रहणकर्ता ने वो बात आपकी सुन ली, उसके कानों तक गई, फिर वो प्रतिक्रिया देगा कि नहीं, मेरा मन नहीं है। समझ गए आप? उसके बाद संप्रेषणकर्ता फिर बोलोगे कि चल पैसे मैं दूंगा, फिर आप किसी माध्यम का उपयोग करोगे, फिर ग्रहणकर्ता सुनेगा, फिर बोलेगा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो ये अपने आप में एक साइकिल ऐसे चलती रहती है चीज़ें। बोलने वाला बोलेगा, माध्यम का उपयोग करके, फिर ग्रहणकर्ता तक बात पहुंचेगी, फिर वो प्रतिक्रिया देगा, फिर वो आप कुछ बोलोगे। तो ऐसे संप्रेषण का एक चक्र होता है और इसमें 4 कड़ी होती है। कौन कौन? संप्रेषणकर्ता, माध्यम, प्रतिक्रिया और ग्रहणकर्ता। ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शोर या बाधा संप्रेषण का एक अंग है जो किसी भी चरण में उत्पन्न हो सकती है। प्रभावी संप्रेषण के लिए इन बाधाओं को पार करना आवश्यक है। आप अगर भाषा का उपयोग करते हैं तो शोर हो सकता है। आप अगर इशारे का उपयोग करके अपनी किसी बात किसी को बता रहे हो और बीच में दीवार आ गई तो आपका मैसेज तो नहीं जाएगा ना, तो ये बाधा हो गई। तो इनको पार करना संप्रेषण, ये तो सामान्य नॉर्मल सी बात है, मतलब बहुत ही जाहिर सी बात है, ये तो आप समझते ही हैं सब लोग कि संप्रेषण में शोर या बाधा कितने हानिकारक होते हैं और इनको हटा करके इनसे हमें जीतना होता है, तभी हमारी बात सामने वाले तक अच्छे से पहुंच पाती है। और अब चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। तो इसमें संप्रेषण के विभिन्न प्रकार दिए हुए हैं। संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किन किन तरीकों से हम अपनी बात दूसरों को कह सकते हैं। अपनी बात कहने के तरीके, यहाँ पे ये इस लाइन को हम ये भी लिख सकते हैं, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी निकाल सकते हो कि अपनी बात दूसरे को कहने के तरीके। तो कौन कौन से तरीके होते हैं? संप्रेषण के प्रमुख रूप से 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मोटे मोटे तौर पर 2 तरीके होते हैं। एक तो शाब्दिक, यानी जिसमें शब्दों का उपयोग हो, और दूसरी अशाब्दिक। मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि मुझे 100 रुपये चाहिए, तुम दे दो मुझे।
अगर सामने वाला आपको बोल दे इंग्लिश में कि नो, नहीं है मेरे पास, तो वो शब्दों का उपयोग करके आपने अपना संप्रेषण किया। और अगर वही बात आप उसको ऐसे बोल दो कि वो सामने वाला बोलेगा कि पैसे चाहिए और आप अपना ऐसे ये गर्दन हिला दो ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब भी होगा कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। ये दूसरा तरीका। अगला तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको बोल दो नहीं, ये भी एक तरीका, इसमें कोई शब्द भी नहीं है ना। तो ये है शाब्दिक और अशाब्दिक में फर्क। अब शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, केवल शब्दों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है। और इसमें भी दो पॉइंट है। अब शब्दों का उपयोग आप बोलकर भी करते हो और लिख कर भी करते हो, तो शब्द दो तरीके से यूज हो गए। तो इसमें दो पॉइंट हैं, मौखिक आमने सामने बातचीत, टेलीफोन पर संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंस या व्याख्यान यानी कि लेक्चर देना किसी को। लिखित में क्या है, पत्र और ईमेल भेज करके आप अपनी बात लिख सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो। पुस्तक के माध्यम से और लेख के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, दस्तावेजीकरण या डिजिटल संदेश जैसे अब सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजना। तो यहाँ पे होता है शब्दों का प्रयोग। अब हो गया अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, शब्दों के बिना संकेतों का संप्रेषण मौखिक तरीके से भी होता है, चक्षु संपर्क और मुख मुद्राएं से, और स्पर्श संपर्क। इसमें 3 पॉइंट हैं। मौखिक में क्या होता है, मौखिक अशाब्दिक मतलब बोलना मुंह से है पर शब्दों का उपयोग नहीं करना है। जैसे वाणी संकेत, अब आपको घर पे पूछ रहे हैं कि खाना खाओगे, आपने बोल दिया ये शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं होता, पर आपने अपने मुख से इसका उच्चारण कर दिया और सामने वाले को समझा दिया, तो ये अशाब्दिक तरीका है। और अगर आप कह दो कि खाना खाओगे, आपने उत्तर दे दिया ना, या फिर ऐसे ही ना, तो वो भी एक तरह से अशाब्दिक हो गया। चीखना या ठहाके लगाना, छोटे बच्चे इसका उपयोग करते हैं। देखिए, जब उसको भूख लगती है तो रोता है, रोने में कोई शब्द नहीं निकलता है ना, लेकिन वो मुंह से बोल के एक तरह से उपयोग होता है, तो मौखिक अशाब्दिक में आ गया। और स्वर का उतार चढ़ाव, जैसे गुस्से में कुछ कहना कि अरे कितना अच्छा, कितना प्यारा, इस तरह से, तो ये भी अपना तरीका होता है अपनी बात दूसरों को कहने का। ये है चक्षु संपर्क, जिसमें आंखों से संकेत करना, मुस्कुराना या गुस्सा दिखाना, तो ये भी तरीका है। स्पर्श संपर्क में क्या आता है, स्पर्श संपर्क में आता है सिर पर हाथ रखना। सिर पर अपने बड़े लोग, हमसे बड़े अगर हमारे सर पे हाथ रखे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो हमें एक तरह से स्नेह भाव दिखा रहे हैं वो हमारे लिए। और पीठ थपथपाने का मतलब क्या होता है, पीठ थपथपाने से क्या होता है, पीठ थपथपाने का मतलब है वो हमारी बढ़ाई कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो अच्छा है, करते रहो। तो ये हमारे संप्रेषण के हो गए प्रकार। अब हम देखते हैं संप्रेषण की सीमाएं या बाधाएं। संप्रेषण करने, अपनी बात दूसरों को कहने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या बाधाएं आती है, उसको देख लेते हैं। तो बाधाओं में विभिन्न बाधाएं संप्रेषण को अप्रभावी बना देती है। इन बाधाओं को समझना और उनका निवारण करना शैक्षिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इन बाधाओं, क्या बाधा होती है और उसका निवारण कैसे होता है, चलिए समझते हैं। अत्यधिक मौखिक वार्ता, बोल करके जब हम बात करते हैं, किसी को अपनी बात बताते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत अधिक सामग्री होने पर ग्राही सब कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। संक्षिप्तता आवश्यक है। मान लो 1000 पेज की किताब है, अगर आपको बोल करके कोई सुनाए तो शायद आप उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। बोल करके तो छोटी छोटी चीज़ें ही आसान है बोल करके कम्युनिकेशन करने में। अनुप्रयुक्त भाषा, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त कठिन शब्द विद्यार्थियों की समझ में बाधक होते हैं। अब ये भी एक प्रॉब्लम ही है ना, ये भी एक प्रॉब्लम, एक बाधा ही तो है संप्रेषण में। शिक्षक आपको कुछ समझाना चाहता है, ऐसे शब्दों का उपयोग अगर वो करता है जो आपको समझ में ही नहीं आए। या फिर यहाँ पे भाषा भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हिंदी आती है, सामने वाला पंजाबी बोल रहा है, तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा। अब सीमित बोध क्षमता में क्या आता है, विद्यार्थी अक्सर सभी तथ्यों और अवधारणाओं को पूर्णतः समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बात बोली गई है उसका मतलब नहीं समझ पाते। हमें समझ तो आ गया कि क्या बोला है, लेकिन उसका एक तरह से उसको समझ नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम है बोल कर बताने में। तो अगर आपको वही चीज़ फ़ोटो दिखा दी जाए, अगर आपको ऐसी चीज़ के बारे में बोल दिया जाए, आपको पूछ लिया जाए कि ये क्या होता है बोल करके, तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ की फ़ोटो दिखा दी जाए तो आप शायद समझ जाओगे कि हाँ ये तो वो है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक सीमा है संप्रेषण की। शारीरिक असुविधा में क्या आता है, शिक्षक या छात्र कोई शारीरिक कष्ट होना संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे किसी के सुनने में, किसी छात्र को अगर प्रॉब्लम है तो वो बोल करके शिक्षक अगर कुछ भी कह रहा है तो वो उसके तो पल्ले नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो ये भी एक सीमा है। अब है अनुकूल वातावरण का अभाव।
अनुकूल वातावरण में उचित बैठक व्यवस्था या संचार साधनों की कमी प्रभावशीलता को घटाती है। यहाँ पे मान लो एक टीचर क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा है, ये सामने बोर्ड लगा है, ये क्लास है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्लास का माहौल ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा शोर हो रहा है। यहाँ पीछे सबसे पीछे जो बच्चा बैठा है उसकी बात, इस टीचर की बात उस तक शायद नहीं पहुँचेगी। एक तरह से वातावरण की कमी है जो संप्रेषण में ये आती है कि वो काफ़ी दूर बैठा है और क्लास में शोर हो रहा है, तो ये बात इस तक नहीं जाएगी और सुन नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो ये वातावरण की प्रॉब्लम आ गई। अब अन्य महत्वपूर्ण बाधाएं क्या होती है? संदेश की अत्यधिक आवृत्ति, ध्यानाकर्षण की कमी, अधूरी सूचना, सहजता का अभाव और शोर जैसी बाहरी विघ्न होते हैं। ये चीज़ें भी एक प्रकार से संप्रेषण करने में हमें हमारे संप्रेषण को अप्रभावी बना देती है या संप्रेषण को फेल कर देती है। तो अब हमने देखा संप्रेषण की सीमा और बाधा। अब हम देखते हैं संप्रेषण की आवश्यकता और लाभ। अब ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल चीज़ है कि संप्रेषण जरूरी क्यों है। और संप्रेषण का मतलब आप जानते हैं कि अपनी बात दूसरों को बताना। अपनी बात दूसरों को बताने की क्या आवश्यकता होती है हमें? हम सामाजिक जीव हैं, हम लोगों के साथ में रहते हैं, तो हमें हर वक्त आवश्यकता पड़ती है अपनी बात दूसरों को बताने की। तो इसकी आवश्यकता और लाभ को हम देखते हैं। वैसे तो हमें सब बातें पता है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से पता है, लेकिन किताबी भाषा में हम इसको समझ लेते हैं एक बार को। तो प्रभावी संप्रेषण शिक्षा, प्रशासन, व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये हमें पता है। यह समय की बचत करता है और उद्देश्यों की सफलता सुनिश्चित करता है। अब इसमें क्या क्या हमें लाभ और आवश्यकता होती है, देखिए। न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य, स्पष्ट संदेश से भटकने की गुंजाइश नहीं रहती और कार्य तीव्रता से पूर्ण होता है। हम अपनी बात दूसरों को सही से बता देते हैं तो कार्य जल्दी होता है और व्यक्ति भटकता नहीं है। विद्यालय का प्रबंधन में कैसे काम आती है ये चीज़? अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं का सुचारू प्रवाह संस्थान को व्यवस्थित बनाता है। एक ऐसे स्कूल की एक आप कल्पना करो जहाँ पे कोई जो वहाँ पे उसका जो हेडमास्टर है, जो टीचर है, उनके बीच में कोई बात ही नहीं होती, कोई भी किसी भी तरह का। तो हेडमास्टर अपनी बात बता नहीं पाएगा टीचरों को, कोई कैसे पढ़ाना है, किस तरह से निर्देशन करना है, तो वो फेल हो जाएगा। अगर टीचर अपनी बात बच्चों को नहीं बता पाएगा, संप्रेषण नहीं कर पाएगा, तो वो सीखेंगे कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो ये विद्यालय प्रबंधन में काम आता है संप्रेषण। पारस्परिक सहयोग में संप्रेषण काम आता है ना। समस्याओं को समझने और उनके निदान के लिए पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप अपने साथी सहेली को बताइए और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ भी हमारे जीवन में काम आता है संप्रेषण। प्रभावी नेतृत्व में क्या इसका क्या योगदान है? तो देखिए, साथियों के कार्यों की प्रगति की जानकारी से बेहतर मार्गदर्शन संभव होता है। हमें एक तरह से सीखने में मदद मिलती है। दूसरों के विचार, आप तैयारी कर रहे हो, आपकी सहेली भी तैयारी कर रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे पूछ सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर बात बताने का, अपने मन की बात कहने का कोई सिस्टम ही नहीं होता तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जैसे जानवर होते हैं, हमने शुरू में उदाहरण लिया था। अब देखिए, ये कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं हमारे पास। तो 80% मनोबल में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किससे? सटीक समन्वय से। अच्छे से हम अपनी बात और अपने टीम को अब पूरी तरह से जान लेते हैं, समन्वय करते हैं ना, तो 80% मनोबल बढ़ता है। 95% शिक्षा में सफलता मिलती है। अरे शिक्षा तो मैं कहता हूँ 100% ही पूरी संप्रेषण पर ही निर्भर है। अगर आपको बात बताई हुई समझ नहीं आती, अच्छे से संप्रेषण नहीं हुआ है, तो आप सीखोगे कैसे? अब किताब पढ़ के शिक्षा लो या किसी की बात सुन के शिक्षा लो या कोई वीडियो देख के शिक्षा लो, हर तरीके में संप्रेषण का ही उपयोग होता है। बिना संप्रेषण की शिक्षा तो पॉसिबल ही नहीं है। 70% समय की बचत होती है। समय की बचत भी होती है इसमें। स्पष्ट संदेश अगर हम बोलते हैं, कोई बात, छोटी सी बात बोल करके समय बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत। और संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांतों में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 6-7, वो देख लेते हैं। तो संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया, हमें पता है, दो पक्षों के बीच में होती है। एक भेजने वाला होता है, दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला होता है, जिसकी प्रभावशीलता कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इन सिद्धांतों का पालन शैक्षिक सफलता सुनिश्चित करता है। तो इन सिद्धांतों का पालन से क्या होता है? शैक्षिक सफलता सुनिश्चित होती है। शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। और इसमें पहला सिद्धांत क्या है हमारे पास? तत्परता एवं अभिप्रेरण। दोनों पक्षों, शिक्षक और विद्यार्थियों का सजग और प्रेरित होना अत्यंत आवश्यक है। ये हमने शुरू में कर लिया था कि दोनों पक्ष एक्टिव होना जरूरी है। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे क्लास में सो रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है सक्षमता एवं योग्यता। तो संप्रेषणकर्ता अध्यापक का विषय पर पूर्ण अधिकार और ज्ञान होना चाहिए। जिस अध्यापक को उस विषय को पढ़ाने का नॉलेज नहीं है, उसके वो कुछ जानकारी नहीं है, तो वो कैसे बच्चों को बता पाएगा?
तो संप्रेषण करने के लिए, अच्छी तरह से अपनी बात सामने वाले को बताने के लिए, कहने के लिए हमारे पास उस विषय का नॉलेज भी होना चाहिए। ये भी संप्रेषण का सिद्धांत है, ये भी एक नियम है। भागीदारी एवं अंत्यक्रिया, जैसे हमने अंत्यक्रिया और वो किया था ना, अंत्यक्रिया और पृष्ठपोषण। तो पृष्ठपोषण और अंत्यक्रिया, भागीदारी, दोनों पक्ष जो एक दूसरे को समझे, फिर अपना अपना विचार रखे कि मुझे बात समझ में आई नहीं आई, तो फिर सामने वाला बताने का तरीका चेंज करके आपको समझाएगा। तो छात्र और शिक्षक के बीच सजीव संवाद और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, इससे संप्रेषण हो पाएगा अच्छे से। सामग्री की उचितता, अब पढ़ाने, समझाने, लिखाने के लिए आप सामने वाले को अच्छी सामग्री, अच्छी जो बुक है या अच्छा सारा सिलेबस है, पढ़ाने की जो तकनीक है वो अच्छी सी होनी चाहिए हमारे पास। शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों के लिए आयु, स्तर और क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। आप 5वीं क्लास के बच्चे को ग्रेजुएशन वाला तो सिस्टम नहीं पढ़ा सकते ना, तो ये भी है। सही चीज़ चुननी होगी हमें बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। माध्यम की उचितता, हमने देखा था ना, अपनी बात दूसरों कहने के कई माध्यम होते हैं, बोलकर, लिखकर, भाषा के माध्यम से, अक्षर माध्यम से, शाब्दिक और अशाब्दिक, वो सब। तो सशक्त और उपयुक्त माध्यम, दृश्य, सर्वे की सही चुनाव करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ अपने टीचर अगर हमें और बच्चों को हमें कुछ बताना है, कोई चीज़ सिखानी है, तो सही माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मानचित्र या फिर कोई फोटो दिखा करके हम समझा सकते हैं, तो उसका उपयोग करना चाहिए, तभी अच्छे से संप्रेषण हो पाएगा। अब है उचित पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण का मतलब है छात्र की रुचि, समझ और लाभ का निरंतर अवलोकन करना चाहिए। पृष्ठपोषण का साफ साफ मतलब ये होता है कि आप उससे फीडबैक ले रहे हो। अगर आप अपनी बात किसी को कह रहे हो, चाहे वो टीचर हो, छात्र हो या फिर कोई और हो, तो उसको अच्छे से पूछेंगे कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब मैं जो करवा रहा हूँ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, तो वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, मैं यही तरीका कंटिन्यू रखता हूँ, आपको पढ़ाता रहता हूँ। अगर नहीं आ रही है तो फिर आप बताइए कि मेरे को ये तरीका यहाँ से समझ नहीं आया, ये मेरा छूट गया, या आप दोबारा बताइए। इसी को बोलते हैं पृष्ठपोषण। आप कुछ नहीं बोलोगे पूरी क्लास में, मैं बोलता रहूँगा कि ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे, पृष्ठपोषण नहीं करोगे, फीडबैक नहीं दोगे, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको कहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इससे सीख लेते हुए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता दीजिए कि इसमें आपको क्या कमी, क्या फ़ायदे, नुकसान, कोई सलाह सुझाव आप देना चाहें तो पृष्ठपोषण भी इस वीडियो का भी कर सकते हैं आप थ्योरी के माध्यम से। तो ये होता है पृष्ठपोषण। आप अपनी बात का अपना विचार रखें और फिर वो सामने वाला परिवर्तन करेगा कि अच्छा ये तरीका समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यही होता है उचित पृष्ठपोषण। अब है सहायक एवं बाधक तत्व। बाधक तत्व हमने देख लिए थे, सहायक तत्व भी हमें पता है। तो बाधक तत्व जैसे अब अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई जोर जोर से डीजे बजने लगे तो वो बाधक तत्व हो गया। वो हमारे संप्रेषण के बीच में बाधा डाल रहा है, शोर उत्पन्न हो रहा है। शोर पर नियंत्रण और सहायक तत्वों को प्रोत्साहन देना। सहायक एवं बाधक तत्व में क्या है, जो शोर हो रहा है उसको तो कम करना है, और जो चीज़ सहायता कर रही है, जिस चीज़ में मेरी बात आप तक पहुंच रही है, इसमें क्या क्या चीज़ मेरी सहायता कर रही है, ये कंप्यूटर, माइक, सब चीज़ों से, इन सब की सहायता लेकर के मैं इनका उपयोग करके मेरी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ ना, तो इसको बढ़ावा देना है, इसको अच्छे से अच्छा रखना है, और शोर और बाधक तत्वों को हमें कम करना है। इसी से हमारा संप्रेषण है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा सहायक और बाधक तत्व। तो हमने अभी क्या देखा, संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत देख लिए। अब हम देखते हैं संप्रेषण के माध्यम वर्गीकरण। संप्रेषण आपको पता है क्या होता है, माध्यम आपको पता है कि हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं, इसको कहते हैं संप्रेषण। और इसके लिए हम बहुत सारे माध्यम उपयोग करते हैं। दृश्य, सर्वे, दिखा करके अपनी बात दूसरों को बताते हैं, बोल करके अपनी बात हम अपने मुंह से बोल करके दूसरों को बताते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इशारे करके या आँखों से, नाक से, आँखों से, मुंह से हाव भाव बना करके हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं। ये हमारे इतने सारे माध्यम हो गए। अब इनको हम वर्गीकृत कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं इनको। एक तरह से इनका एक तरह से हम इसको छंटाई कर रहे हैं कि कौन सा तरीका क्या होता है और उसको क्या बोलते हैं। तो इसको वर्गीकरण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए वर्गीकरण में क्या क्या आता है। संप्रेषण माध्यमों के बिना शिक्षण अधूरा है। अब बिना संप्रेषण शिक्षण हो ही नहीं पाएगा, जीरो है, अधूरा क्या है, कुछ नहीं होगा। अगर अपनी बात एक दूसरे को शिक्षक और विद्यार्थी बता नहीं पाएंगे तो शिक्षण तो बिल्कुल जीरो है। विभिन्न माध्यमों का चयन विषय वस्तु और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अब इन चीज़ों का यूज क्यों करते हैं हम, मान लो मैं अगर आपको क्लास में टीवी से पढ़ाया जा रहा है या फिर एक प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है,
उसके पीछे कारण होता है कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है जिससे वो देख करके सीखने में ज़्यादा सुविधा है। अगर आपको कोई चीज़ आवाज़ सुना करके समझानी है आपको ऑडियो के माध्यम से, तो उसका भी एक कारण होता है कि अगर बच्चे खुद आवाज़ सुनेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। इस प्रकार क्यों किस तरीके को चुना है, तो इसके रीज़न भी होते हैं। श्रव्य माध्यम का मतलब है जो चीज़ हमें सुनाई देती है, इसमें केवल सुनकर अधिगम किया जाता है। हम चीज़ों को सुन करके सीखते हैं। जहाँ भी चीज़ों को सुन करके सीखने का अवसर हो उसको हम श्रव्य अधिगम कहते हैं। जिसमें क्या है, रेडियो से सुनकर हम खबरें सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर से सुनकर हम गाने सुन सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे काम की हो पढ़ाई लिखाई में उसको सुनते हैं। भाषण विधि, एक अकेला व्यक्ति भाषण दे सकता है, सामने खड़ा होकर के बहुत सारे लोगों को अपनी बात पहुंचा सकता है। ऑडियो पॉडकास्ट हो सकता है, जिसमें एक ऑडियो चलेगा इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप सुन सकते हो। संगीत और ध्वनि उपकरण, ये सारे श्रव्य माध्यम में आते हैं। और ये जितने भी काम है ये सारे संप्रेषण ही तो हैं एक तरह से। तो सुन करके अपनी बात दूसरों से सीखना, तो इसको हम श्रव्य माध्यम का कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आता है दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम में क्या है, देख करके दूसरों की बात हमें आइडिया लेना, उससे सीखना। तो देख करके क्या क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड जिससे हम देख सकें, श्वेत पट श्याम पट जो ब्लैक बोर्ड स्कूलों में आपने देखा है वो वाला, क्लिप बोर्ड, कुछ ऐसे क्लिप बोर्ड होते हैं जिसपे आप कुछ आकृति कुछ चित्र ऐसे लगा दो, उसमें देख करके आप जानकारी दे सकते हो। मानचित्र है, मानचित्र से कुछ सुन सकते हैं क्या, नहीं ना। मानचित्र को सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं और वो अपनी जानकारी जो भी उस मानचित्र में लिखी होती है वो हम सीख लेते हैं। अब पोस्टर और पिक्चर चित्र जो भी होते हैं, मॉडल और प्रतिमान, जो स्कूलों में साइंस के मॉडल बनते हैं किसी चीज़ के, पवन चक्की वगैरह बच्चे बनाते हैं साइंस मॉडल, तो वो भी देख करके सीखने का ही तरीका है कि कैसे क्या काम होता है। तो देखिए विशेष क्या है, श्रवणहीन विद्यार्थियों के लिए वरदान है। अब जो बच्चे सुन नहीं सकते, जिनके कानों में किसी प्रकार की दिक्कत है, वो विशेष जन है उस प्रकार के, तो देख करके जो सिखाने का तरीका है ना, वो उन बच्चों के लिए वरदान है जो सुनने में उनकी क्षमता अच्छी नहीं है। और ये जो सुनने का माध्यम है ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए वरदान है, जिनकी आंखें सामान्य नहीं है, जिनकी आंखों में किसी प्रकार की दिक्कत है, आंखों की विशेषता के रूप में विशेष जन है, तो उनके लिए ये सुनने वाला तरीका सबसे अच्छा है। अब तीसरा तरीका आता है इसका माध्यम जो है वर्गीकरण, वो हम करेंगे इसके मिक्स के रूप में, जिसमें सुनने और देखने दोनों ही होती है। जैसे टीवी वगैरह में होता है, हमें उसमें स्पीकर भी होता है, उसमें हम बात सुन भी सकते हैं, और जो जो चित्र होते हैं उसको हम टीवी पे देख भी सकते हैं। तो इसमें सुनना और देखना दोनों शामिल होते हैं, जिसमें टेलीविज़न, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षिक फिल्में, वेबिनार और ऑनलाइन कक्षाएं, जिसमें आप अभी जो ऑनलाइन कक्षा ले रही हैं इसमें आपको दिख भी रहा है सामने कि क्या चल रहा है और आपको मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है, तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। और इससे क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय, ये सबसे ज़्यादा फेमस है ये तरीका। अब आपने कोई ऐसी क्लास देखी है क्या जिसमें सिर्फ सामने स्क्रीन पे चीज़ें चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसी कक्षा भी नहीं होती जिसमें सिर्फ सुनाई आवाज़ आ रही है और कोई सामने देखने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो तरीका है जिसमें आवाज़ और सुनने और देखने का दोनों सिस्टम हो, वो बेस्ट तरीका होता है, नंबर 1 तरीका होता है, तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब महत्वपूर्ण सूचना हमारे लिए यहाँ पे क्या है, टेलीविज़न के शैक्षिक प्रसारण जीवंत दृश्य दिखाते हैं और अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है। दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए स्पर्श टैक्टाइल माध्यम एक बहुत बड़ा वरदान है। जो जिन बच्चों की दृष्टि नहीं है, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए छू करके, जैसे ब्रेल एक चीज़ होती है जिसमें बच्चे उसको टच करते हैं किताब को, उसमें ऐसे दाने से बने होते हैं, उनको महसूस करके वो अक्षर को पढ़ते हैं कि यहाँ पे ए लिखा है या बी क्या लिखा है, इस तरह से। तो ये है हमारे साथ में। और हमने क्या अभी देखा है, संप्रेषण के माध्यम और उनका वर्गीकरण। और इनका वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है, 3 प्रकार में, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम का मिक्स। अब चलिए हम देखते हैं एडगर डेल का अनुभव शंकु। तो एडगर डेल एक वैज्ञानिक थे जो 1960 में इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। एडगर डेल ने प्रतिपादित किया कि विद्यार्थी तब तक सर्वाधिक याद रखता है जब तक वह स्वयं कार्य करता है। इसे करके सीखना या एक्शन लर्निंग भी कहते हैं। आप विद्यार्थियों से कुछ काम करवाओ, जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे पिछले अध्याय में, तो अगर उनको कोई काम करने का अगर आप मौका दोगे तो वो सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उनमें, और सीखने की ज़्यादा संभावना होती है ना। और वैसे भी हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासा सबसे ज़्यादा होती है। वो अपने आप ही कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के लाते रहते हैं, उन सवाल पूछते रहते हैं। तो उनकी समस्याओं और उनके जो सवालों के जवाब अगर हम अच्छे से दे पाएँ ना,
तो वो अपने आप से सीखने में ज़्यादा माहिर हो जाएंगे और उनका जो सीखने का स्तर है वो सुधर जाएगा। तो एडगर डेल का एक शंकु बना हुआ है, इसमें इन्होंने वेटेज दिया है सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है या सबसे ज़्यादा सीखता बच्चा किस चीज़ से है। 5 नंबर पे जो लिखा है प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे के सामने कोई काम हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है, उससे सीखता है। मान लो आप बच्चे को समझाना चाहते हो कि फैक्ट्री में कॉपी किताबें ये कारखाने में कैसे बनती है, तो आप उसको अगर बोल के बताओगे कैसे मशीनें होती है ये वो, बच्चा अपने मन से ही उसकी कल्पना करेगा कि ऐसी मशीन हो सकती है, ऐसी हो सकती है, वो कम से कम सीखेगा। लेकिन आप उसको मशीनों के सामने ले जाओ और वहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया उसको दिखाओ, तो वो सबसे ज़्यादा उसको सीखने का लाभ मिलेगा बच्चे को। तो सबसे ज़्यादा एडगर डेल ने प्रभावी तरीका किसको माना है? प्रत्यक्ष अनुभव को, सामने से उसको दिखाओ। दूसरा तरीका है जो थोड़ा प्रत्यक्ष दर्शन से कम है लेकिन फिर भी ठीक है, प्रदर्शन एवं भ्रमण। तो क्षेत्र का भ्रमण करवाना, प्रयोग करवाना किसी काम का, ये भी एक अच्छा तरीका है। इसको नंबर 4 पे लिखा है। दृश्य सर्वे, जिसमें फिल्म या टीवी का उपयोग, जिसमें बच्चे को टीवी में दिखा दो कि कोई काम कैसे हो रहा है, वो भी एक अच्छा तरीका है सिखाने का बच्चे का। जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है ऐसा उसका ही लगभग रूप है ये, पर ऐसे एकदम अपने जीवन में सामने देखना, अपनी आंखों से देखना और एक टीवी में देखना, उसमें फिर भी थोड़ा फर्क होता है, पर ये भी एक अच्छा तरीका है। अब है दृश्य प्रतीक। आप अगर किसी चीज़ बच्चे को हाथी दिखाना चाहते हो कि हाथी कैसा होता है, तो उसको हाथी की फ़ोटो दिखाओ। तो फोटो तो बहुत छोटी होती है, बच्चा नहीं समझ पाएगा, पर फिर भी उसको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऐसा हाथी होता है ना। लेकिन अगर आप उसको, सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आप उसको हाथी के सामने ले जाओ और उसको हाथी दिखाओ, समझ जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको चित्र दिखाओगे तो फिर भी एक अच्छा तरीका है कि वो कम से कम उसको आइडिया तो हो जाएगा। लेकिन बोल करके बताओ कि हाथी ऐसा होता है, उसका एक बड़ा सारा सूंड होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, काला होता है, ऐसा होता है, तो वो कितना समझ पाएगा? वो बच्चा जिसने कभी ज़िंदगी में हाथी नहीं देखा, वो क्या ही समझेगा? कुछ नहीं समझेगा, है ना। तो ये है हमारे पास एडगर डेल के अनुसार कुछ तरीके बताए हुए हैं। इन्होंने एडगर डेल ने हमें बताया कि सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा होता है? वो प्रत्यक्ष अनुभव का होता है। सामने कोई चीज़ हो रही हो उसको देख करके बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। और उसके बाद है प्रदर्शन एवं भ्रमण, उसके बाद है दृश्य सर्वे, और उसके बाद जो तरीका आता है वो है दृश्य प्रतीक का। और सबसे खराब, सबसे कर्म प्रभावशाली तरीका है वो मौखिक संकेत का है, कि आप उसको बोल के समझाओ। अब देखिए हम यहाँ पे इस शंकु के बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिखा है शंकु का आधार सर्वोत्तम है। ये हमें जैसे पता है, शंकु का आधार यानी कि सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये सबसे बेस्ट है। ये जो तरीका है बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है सिखाने का। वास्तविक प्रत्यक्ष उद्देश्य अनुभव, जब विद्यार्थी स्वयं क्रियान्वित करता है तब अधिगम स्थायी और गहन होता है। अब इसमें शंकु के शीर्ष यहाँ पे है, देखो मौखिक संकेत। मौखिक संकेत एवं अमूर्त अवधारणाएं, बच्चे को बता दो आपकी हाथी कैसा होता है, लेकिन उसने अगर ना जिंदगी में उसकी फोटो देखी है ना हाथी देखा है, तो क्या कल्पना करेगा? अपने दिमाग में कुछ अपने हिसाब से ही बनाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा। केवल सुनकर या पढ़कर किसी सीखना सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला भी बता सकता हूँ कि एक संत था और उसने किसी व्यक्ति ने अपने घर पे भोजन करने का निमंत्रण दिया। तो वो निमंत्रण पे आ गए, घर में बैठ गए और उन्होंने खाना पीना सब कर लिया और शाम का समय था। तो उस घर वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आप एक काम करो, आपने खाना खा लिया, आप दूध पी लो। और उस संत ने जीवन में कभी दूध नहीं पिया था, ठीक है। तो जब उसको पूछा गया कि दूध पी लो, मतलब दूध कैसा होता है, उसने पूछा संत ने। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दूध महाराज जी सफ़ेद होता है। अब वो अंधा था बेचारा, उसे ये भी नहीं पता था कि सफ़ेद क्या होता है। तो उसने पूछा कि सफ़ेद कैसा होता है, मुझे तो सफ़ेद के बारे में भी नहीं पता। तो उसने कहा बुगले जैसा होता है। तो उसने कहा कि मुझे तो बुगले का भी नहीं पता कि बुगला कैसा होता है, ये दूध और ये सफ़ेद और ये सब तुम क्या कह रहे हो। तो उसने अपने हाथ से ऐसी आकृति बनाई जैसे बुगले की गर्दन होती है, और उस महाराज जी के पास जाके उसने बोला कि इस तरह का होता है महाराज जी दूध। अपने हाथ से ऐसे कर लिया उसने अपना हाथ, और फिर उसको दिखाया, उसके पास लेकर के उस हाथ पे उस महाराज का, संत का हाथ रखवाया, और उसने स्पर्श करके छू करके देखा। तो पता है महाराज जी क्या बोले कि नहीं बेटा ये तो मैं नहीं पी सकता, ये मेरे गले में फंस जाएगा, इतना टेढ़ा मेढ़ा मैं नहीं पीऊँगा। तो ये फ़र्क होता है देखने में। अगर उस महाराज जी ने बुगला, दूध और सफ़ेद ये सब चीज़ें देखी होती तो वो इस चीज़ को कभी नहीं कहता। अब आप खुद बताइए कि सामने से देखी हुई चीज़ को सीखने का कितना चांस रहता है,
और सिर्फ बोल करके बताने का कितना चांस रहता है। ये इतना फ़र्क है, हमें एडगर डेल ने बताया है। अब हम देखते हैं शैक्षिक निहितार्थ, जिसमें शिक्षकों को इतिहास जैसे विषयों में केवल व्याख्यान की बजाय शैक्षिक भ्रमण, प्रदर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह विद्यार्थियों में दीर्घकालिक स्मृति और गहरी समझ विकसित करता है। अब इतिहास के बारे में आप अगर पढ़ा रहे हो तो किले, दुर्ग जो भी बने हुए हैं, प्राचीन चीज़ें, इतिहास की चीज़ें, वो बच्चों को घुमाने ले जाओ, दिखाओ, भ्रमण करवाओ, तो बच्चा सीखेगा कि अच्छा ये ऐसे हुआ, तो उसमें ज़्यादा चांस रहेगा, उसमें बच्चा रुचि भी लेगा। लेकिन उसको किताब से सीधा बता दो तो वो अपने उसको एक वजन की तरह लेगा, वो उसको एक भार की तरह लेगा, टेंशन की तरह लेगा कि अरे यार ये पढ़ना है, याद करना है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब हमने पूरा चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इस चैप्टर में जो भी हमें पढ़ना था, संप्रेषण तकनीक के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, उसको सोल्व करके देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो कितना प्रभावशाली, कितना अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई हुई है इस लेक्चर में। तो चलिए फिर सवाल देखते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न में आपसे पहला प्रश्न आपके सामने है, संप्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई और उसका अर्थ क्या है? तो उत्तर में आपको बताना है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका अर्थ पता है और इसका ये उत्तर भी पता है। तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में किया था, आप बताइए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इन दोनों प्रश्नों को करने से पहले ना एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और फिर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर उसमें लिखने की कोशिश करिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको पता लग जाएगा कि आपने ये जो वीडियो लेक्चर किया इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना आप सीखे, कितना नहीं सीखे। दूसरा ये कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हमने पहले जो चीज़ पढ़ी है उसको आप दोबारा करोगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है अपनी कॉपी में, समझाना है। तो एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार एक शिक्षक को इतिहास विषय पढ़ाते समय केवल भाषण देने के बजाय शैक्षिक भ्रमण को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? आप बताइए कि एक जो टीचर है, इतिहास पढ़ा रहा है, तो उसको सीधा बच्चों को भाषण देना कि अच्छा ये इतिहास था, ये उस सन में ये हुआ, ये घटना हुई, ये युद्ध हुआ, ये बताने के बजाय आप उस स्थान पे बच्चों को लेके जाना और उनको भ्रमण करवाना उस विषय के बारे में, उस पाठ के बारे में, तो बताने में क्या फ़ायदा है? आप बच्चों को क्यों घुमाना चाहिए? तो ये आपको अपने शब्दों में बताना है। किताब में आपने इस वीडियो लेक्चर में जो भी सीखा है उसको आप अपने शब्दों में लिखो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसी की भाषा में लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जैसा उत्तर आए, जैसा समझ आए, कॉपी और पेन लेकर के आप इसका उत्तर करिए और अपने आप को संतुष्ट करिए कि आपने कितना सीखा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो लेक्चर देख लीजिए और अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। और नोट्स आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे। इसका लिंक यहाँ पे ये रहा, www.eccediploma.git.com पे। और अगर यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वीडियो का इस वीडियो के चैप्टर नंबर 15 का आपको नीचे नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर वीडियो आपका ख़त्म होता है और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।